नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कल इसी कार्यक्रम में हमने सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की बात आपको बताई थी। हमने बताया था कि किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 2 फिदायीन उनके मारे गए और हमारे 5 जवान शहीद हुए। आज उन जवानों की शव यात्रा निकली और उस शव यात्रा में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। मीडिया में हंगामा शुरू हुआ, तमाम न्यूज चैनल्स पर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब अजीबोगरीब अंदाज में श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। बहरहाल सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जिस इलाके में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ, वहां से भी आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट यानी कि एएफएसपीए हटाने की बात कही थी उमर अब्दुल्ला ने, वहीं पर हमला हुआ। सवाल यह है कि बहुत सारे अत्याधुनिक वेपन्स को इस्तेमाल करने से मना किया गया था सीआरपीएफ के जवानों को, और इसका एक परिणाम यह भी सामने आ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस प्रकार की हिदायत नहीं देनी चाहिए थी। इन सब बातों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के लिए शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शव यात्रा निकाली गई। यात्रा में कांस्टेबल से लेकर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल तक मौजूद थे। जवानों की आंखें नम थी और दिल में आक्रोश था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वहां मौजूद न होने की, क्योंकि शव यात्रा तो निकली और लोग भी जुटे। साथियों को कंधा देने के लिए जवान भी थे, लेकिन एक कमी बार बार खल रही थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के यात्रा में शरीक न होने की। दुख जवानों को था, देश के हर नौजवानों को भी, लेकिन वीवीआईपी सुरक्षा में 24 घंटे घिरे रहने वाले सियासी लोगों को मौके पर पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला। आवाजें उठने लगी है। विधानसभा में भी जमकर बवाल काटा जा रहा था। विरोध बढ़ता देख उमर वहां पहुंचे भी, लेकिन वो शव यात्रा में शरीक होने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कुछ जवानों ने अपने पास हथियारों की कमी की बात भी बताई। उनका कहना था कि उन्हें AK-47 के बजाय लाठियां थमा दी गई थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जवानों के लिए खुलकर बोली। उधर सीमा पार से भी बार बार हो रही धोखेबाजी पर भी सुषमा ने एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया। सीआरपीएफ जवानों पर हमलों के बाद अब सपा को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के शव का ना तो इन सियासी लोगों की बातों से कुछ लेना देना है और ना ही उनकी जान की कीमत कभी चुकाई जा सकती है। मुख्यमंत्री उमर इस बात को कैसे भूल गए कि इन जख्मों को वो ठीक तो नहीं कर सके, लेकिन मरहम लगाना भी उन्होंने मुनासिब क्यों नहीं समझा? क्या देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों को महज श्रद्धांजलि देना वही काफी था? सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव की रिपोर्ट। क्या देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों को उनकी शव यात्रा में शामिल न होकर मीडिया के दबाव में श्रद्धांजलि देना नाटक न माना जाए? हमारे साथ है संजय सर्राफ, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। बहुत स्वागत आपका सर्राफ जी। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन सर्राफ जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम एक सियासतदान पे उंगली उठा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। कल उन्होंने असेंबली में इन्फॉर्म किया कि किस तरह से हमला हुआ है, कितने बजे हुआ है, किस वक्त पे हुआ है, कितने लोग शहीद हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जैसे ही ये शव यात्रा निकले तैसे ही वो उस शव यात्रा में दिखाई दे? इससे कितना मॉरल सपोर्ट बढ़ता उन जवानों का जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, उन जवानों का जिनके साथी गंभीर रूप से जख्मी हुए। अगर अफजल गुरु की फांसी पर वो शव वापस लौटाने के लिए अपनी प्रखर आवाज उठा सकते हैं, तो अपने जवानों के शहीद होने पर उनकी शव यात्रा में क्यों नहीं शामिल होते हैं और श्रद्धांजलि देने तब क्यों जाते हैं जब मीडिया हंगामा करना शुरू करता है? सर्राफ साहब, ये सब सवाल अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब से भी पूछे तो मेरे को लगता है वही इसका बेशक प्रॉपर क्लियर जवाब। मैं आपसे सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मानसिक स्थिति की मैं बात उनके बारे में तो नहीं बोल सकता हूं। मानसिक स्थिति उनकी है ही, अगर कमजोर नहीं होती तो कश्मीर की आज ये हालात नहीं होती। जी जी। जिस तरीके से कश्मीर में माहौल चल रहा था, आम आदमी अपने तरीके से जीना चाहता था वहां पर, तो जिस तरीके से बैड गवर्नेंस, करप्शन और अब जो ये सिस्टम चल रहा है, लोगों को बलकाया जा रहा है, लोगों के लिए कोई बात नहीं हो रही है, जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है, दैट इज नॉट गोइंग गुड। और इससे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कांग्रेस के ऊपर भी बहुत डैमेज हो रहा है जी, क्योंकि कांग्रेस एक मेजर पार्टी है जो वहां पर उसको सपोर्ट कर रही है। जब 2008-2010 में टर्माइल हो गया था, उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर साहब चिदम्बरम साहब के साथ में पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस वहां पर आए, बहुत बातों पर डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया। कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथों के लिए बात हो गई। कश्मीर में सबसे बड़ी बात थी जो पीस प्रोसेस को मौका देने की बात हो गई। तो बहुत चीजों पर बातें हो गई, लेकिन वो सब बातें अगर एक गवर्नेंस की वजह से क्लियर नहीं हो रही है
और मैं कहता हूं कि मैं समझता हूं अगर वहां पर उस टाइम जो भी 10 बातें अगर हुई है, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, तो मैं कहता हूं अगर चीफ मिनिस्टर इतना स्मार्ट होता वो 10 के बदले 15 बातें मनवा देता वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जहां पर भी कहीं नहीं मानता, वो जितने भी पार्लियामेंटेरियन, पूरा आधा गवर्नमेंट, आधा हिंदुस्तान उस टाइम आया था, इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टी के लीडर सुषमा जी आई थी, अरुण जेटली जी आए थे, सब लोग आए थे। तो यहां पर तो वीकनेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने असेंबली में कल बोला, तो इनको श्रद्धांजलि देने में तो देखो, जो भी सीआरपीएफ का जवान कल मारा गया वहां पर, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बेचारे अपने परिवार को छोड़कर वहां पर रक्षा करने के लिए, आम आदमी की रक्षा के लिए वहां पर बैठे हैं। तो आम आदमी की रक्षा करते करते अगर उनकी अपनी वहां पर जान गई है, तो इसका तो दुख हमें ही नहीं है। मैं तो समझता हूं मेरे भाई, आज कश्मीर में कम से कम 500 लोगों से बात हुई होगी, और 500 के 500 लोगों ने यही बोला है कि नहीं, जो भी हुआ है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ये फिदायन अटैक हो गया तो कैसे हो गया, क्योंकि कहीं से कोई ऐसी मैसेज नहीं थी। अगर इंटेलिजेंस वीकनेस है, इसमें इंटेलिजेंस आउटपुट क्लियर नहीं है, तो इंटेलिजेंस के ऊपर भी यहां पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, आप गृह मंत्री साहब संसद में कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का इनपुट था, बाहर से लोग आए थे, और ये पाकिस्तानियों, ये इनकी ओरिजिन पाकिस्तानी है जो फिदायीन थे, और ये प्लान्ड अटैक था। नहीं, अगर ओरिजिन पाकिस्तानी है तो ये क्लियर करे ना गृह मंत्री साहब, जो मर्जी यहां पर दिल्ली में बैठ के करे, बट ये क्लियर तो करे कौन थे ये लोग, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थे। परसों हिजबुल मुजाहिदीन ने, कल हिजबुल मुजाहिदीन ने किया, फिर शाम को उन्होंने वापस ले लिया जी। लश्कर का ये लोग कह रहे हैं, यहां पर बैठ के होम सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि लश्कर इन्वॉल्व हो गया, तो लश्कर का कोई पर्चा दिखाए, कोई पेपर दिखाए, जो इनके 2 मिलिटेंट्स जो कह रहे हैं मारे गए हैं उनके बारे में क्लियर करे, उनका नाम पता दे दे कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्लियर करे कि वो हिजबुल के हैं, वो एचएम के हैं, वो लश्कर के हैं, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ये कोई गलत बात है। दिल्ली में बैठ के आप जो भी चीजें बताओगे वो करोगे। आप आज ये देखो कि जिस कश्मीरी को आज, उसके लिए भी क्या एक सवाल निशान खड़ा हो गया है, जो कश्मीर में है, आज चाहता था। आप देखिए वहां का होटलियर, जो बेचारी की रोजी रोटी अब इस जो आने वाला सीजन है उसमें चल जाता, जो वहां का गरीब गुरबात आदमी है, जो अपने दिन भर की रोजी रोटी कमाना चाहता है, या आप वहां का आम आदमी जो पीस प्रोसेस के लिए चलता है, या वहां के आप जो मर्जी करो, चाहे आप सेपरेटिस्ट ग्रुपों की बात करो, अगर आप उनको 10-10 दिन, 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1.5 साल जेलों में रहोगे, ये कोई मसला नहीं है। मसला हमें देखना, अब देखिए ना, अगर आप हर जगह मानसिकता देखते हैं, मानसिकता ये नहीं होती है कि आपका अगर कोई भी बात ही, कोई भी डेमोक्रेटिक, हमारा कंट्री जो है ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इट इज द डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द होल यूनिवर्स। अगर ये इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर कोई अगर हमसे कोई, ठीक है हमारे व्यूज और आइडियोलॉजिकल व्यूज अगर वहां के कुछ लोगों से नहीं मिलते हैं, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल विद देम, देखे तो सही कहां पर क्या वीकनेस है, चाहते क्या है। मैं तो चाहता हूं कि मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वहां के यूथ को, हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर में 8 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप 50 लड़के यूथ को निकालिए, हर डिस्ट्रिक्ट से 50-50 लोग, 50 सीनियर सिटीजन को निकाले, हमारी मां बहनें जो है उनमें से 10-20 को निकाले, उनके साथ बैठ के एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट किया, चाहते क्या है वो, एक्चुअल स्थिति क्या है कश्मीर की। चलिए, ये एक पक्ष है। मतलब डॉक्टर एचके सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, वो आपकी इस बात पर भी विचार करते हैं कि क्या जो आप कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है वहां के आज के हालात में, और क्या वहां के हर एक चीज है, विल पावर होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। तो क्या विल पावर की कमी है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब से जानेंगे, ये जो कुछ हो रहा है क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हो रहा है? इस बहुत छोटे डॉक्टर एचके सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोन लाइन पर है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब यहाँ पे स्टूडियो में है। सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा बीडी मिश्रा साहब की बात सुन ली जाए। आपको क्या लगता है, सीआरपीएफ के उन जवानों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपने साथियों की शव यात्रा में नहीं देखा होगा, अपने शहीद साथियों की? ब्रिगेडियर साहब, जहां तक कश्मीर में सेना के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सेना भेजी गई है, सेना खुद नहीं गई है जी। वहां पर सेना के रहने का जो सबसे बड़ा अस्तित्व है वो वहां के चीफ मिनिस्टर के वजह से है, और वहां पर सेना एक ऐसे प्रयास में गई है जो कि पाकिस्तान का जो मनसौदा है, पाकिस्तान का जो एक हमलावर रुख है, उसको रोकने के लिए गई है। और इसमें उसका जो सहयोग है या योगदान है वो ये नहीं है कि वहां के कश्मीरियों को मारे या वहां के लोगों को तंग करे, लेकिन यह जरूर है कि वहां पर जो भी आतंकवादी है उसके खिलाफ लड़ाई करे जी। और यही लड़ाई करने के लिए वहां पर हैं। अगर उनके ऊपर फिदायीन हमला होता है और वो मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके कैबिनेट की, सबकी ये जिम्मेवारी बनती है
कि इस बात को वो हमदर्दी से समझें और ये समझें कि उनको किस तरीके से मदद करना है। और जो लोग मारे गए हैं, अगर उनकी शव यात्रा निकल रही है तो कम से कम ये जिम्मेवारी बनती है कि उस शव यात्रा में मुख्यमंत्री प्रेजेंट हो। अगर वो नहीं प्रेजेंट होते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा संवेदना होगा, सबसे बड़ी संवेदना होगी, वो ये सर्विस मैन जो हैं, जो कि वहां पर सेना के लोग हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, उनके ऊपर होगी। मुख्यमंत्री की राजनीतिक और व्यक्तिगत, उनकी जमीर की और उनके एक सोच की हर तरीके से जिम्मेवारी बनती थी कि उस शोक यात्रा में वो शामिल हों। अगर नहीं हुए तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको ऐसी कौन सी लिमिटेशन थी जिसके वजह से नहीं हुए। कौन सी ऐसी राजनीति थी जो कि वो राजनीति का पासा वो पलट रहे थे और वहां पर नहीं गए। ये समझ के बाहर की बात नहीं, ये समझते हैं। डॉक्टर एच.के. सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो निश्चित रूप से इसका उत्तर देंगे। क्या राजनीतिक मजबूरी थी उमर अब्दुल्ला की कि वो इस शव यात्रा में शामिल नहीं थे और जब मीडिया ने हल्ला करना शुरू किया तो बाद में वो श्रद्धांजलि देने पहुंच गए? डॉक्टर सिंह देव, आप कश्मीर के हालात को समझ रहे हैं जी। कश्मीर की स्थिति इस तरह की बनी हुई है जी कि उसमें जो भी सियासी दल हैं कश्मीर में, तो वो अपने वोट बैंक की भी राजनीति कर रहे हैं और उनकी ये मजबूरी भी है। जी जी। और ऐसी स्थिति में आप देखें, एक तरफ हुर्रियत और पीडीपी जैसे लोग, जिनका आप देखें किस प्रकार से, आप हुर्रियत को तो देखें बिल्कुल पाकिस्तान के सर पर ही काम कर रहे हैं। जी जी। और पीडीपी एक अपोजिशन पार्टी है। तो अगर इस प्रोसेशन में अगर अब्दुल्ला साहब, इसमें उमर अब्दुल्ला पहुंचते, तो ऐसी स्थिति में वो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोशिश करती पीडीपी। और दूसरे लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में हैं और हम लोग डिमांड कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर एक इलेक्टोरल लॉस होता और मुझे लगता है इसी कारण से ये उसमें शामिल नहीं हुए। अब प्रश्न यहाँ उठता है, कश्मीर की समस्या बहुत ही विचित्र है। आप देखिए पाकिस्तान के सर पर सारी चीजें हो रही है और भारत सरकार टफ कदम नहीं उठा रही है। जी जी। पाकिस्तान के साथ समझौता किसके साथ होता है? जो कसम ही खा ले कि हम नहीं सुधरेंगे, उसके साथ किस लेवल तक आप समझौता करोगे? क्या अपने देश के जनता को आप देखें वहां जो भी हुआ है डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है। ये तो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर हैं, जो दिन रात तैनात हैं, तो डिमोरलाइज हो रहे हैं। अगर वहां की सरकार चाहे नहीं सब यात्रा में शामिल होती है या केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति रहती है, तो केंद्र सरकार क्या चाह रहे हैं, शिंदे साहब क्या चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों की बलि चढ़ती रहे और उसके बाद में वो केवल खाना पूर्ति करते रहे यहाँ से। बड़े अचरज की बात है, बड़े अचरज की बात है डॉक्टर सिंह। उमर अब्दुल्ला की शक्ल भी हमने कल देखी थी जब वो ये इस बात को इन्फॉर्म कर रहे थे असेंबली में, और आज हमने संसद में बयान देते हुए भी देखा भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी को, और ऐसा कतई लगा नहीं कहीं से कि अपने 5 जवान शहीद हुए हैं इस फिदायीन अटैक में, कई जख्मी हुए हैं और ये अभी खतरा बना हुआ है कि इस प्रकार के अटैक्स होंगे आगे। ऐसा लगा नहीं इनकी शक्ल देख के? नहीं, बिल्कुल ये तो मान कर चले हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मिलिट्री में लोग भर्ती ही होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर है। और हम एक घड़ियाली आंसू बहा लेंगे, हम कुछ पैसे दे देंगे और उसके बाद में कल होकर भूल जाएंगे। तो क्या ये आप देखें कि क्या कितने दिनों तक इस तरह की सियासत चलेगी, कब तक? बिल्कुल आज ये सवाल उठाया भी होना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बात बता रहा हूँ, देश के अंदर जब आतंकवाद हुआ तो आपने देखा इंदिरा गांधी ने क्या कठोर कदम उठाए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद में किस तरह से टेररिज्म को फ्लश आउट किया था इंदिरा गांधी ने। इस तरह की इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय की कमी भारत सरकार में दिख रही है। बिल्कुल। और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत सरकार को खुलकर देखिए, कश्मीर के आवाम भारत सरकार के साथ में अधिकांश मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं और उसके बाद में इस तरह के दहशतगर्दी फैला रहे हैं। लेकिन आवाम को शांति चाहिए, आवाम को रोजगार चाहिए, आवाम को एक अच्छी जिंदगी चाहिए। और कश्मीर के जो बच्चे हैं वो बेचारे तो चिल्ड्रेन ऑफ कन्फ्लिक्ट है। वो तो दिशा विहीन कई बार अपने को महसूस करते हैं। एक तरफ दिखता है सिक्योरिटी फोर्स है, दूसरी तरफ टेररिस्ट है, तीसरी तरफ हुर्रियत जैसे लोग हैं उकसाने में और लगे हुए हैं कि किसी तरह से जब तक, और मैं कह रहा हूँ ये टेररिज्म का बिजनेस बन गया है कश्मीर में। कुछ लोग हैं इसको बिजनेस के रूप में काम करते हैं, टेररिज्म को आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, दूसरे जगहों से पैसा लेते हैं
और उसके बाद में यहाँ कुछ न कुछ अस्थिरता रहते रहे ताकि उसकी दुकान उनके युवाओं के साथ बिल्कुल बड़ी अजीब सी स्थिति है। कश्मीर के युवा, बिल्कुल आपने सही बात कही, उनके साथ बड़ी अजीब स्थिति है। वो क्या करें, कहां जाएं, किसका मुंह देखें, रास्ता क्या उनके पास। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सवाल सर्राफ साहब ये है इस सारी बात के बीच में कि एएफएसपी आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट को हटाने की बात, कुछ जगहों से हटाने की सिफारिश कर रहे थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब। इनमें से एक इलाका वो भी था जहां पर यह अटैक हुआ है सीआरपीएफ के कैंप पर। अब तो इस डिमांड को खाली समझा जाए इस हमले के बाद? नहीं, क्यों खाली समझा जाए? मैं तो नहीं समझता हूं। मैं तो समझता हूं अगर अफसा वहां पर था तो फिर भी तो ये अटैक हो गया ना जी। अगर अफसा था, एक सेकंड, अगर आप अफसा की बात, अब आप अफसा की बात करते हैं, आर्म स्पेशल पावर्स एक्ट की अगर आप बात करते हैं, इसमें हमने भी बहुत बार डिमांड की है अफसा और पीएसए को हटाया जाए, क्योंकि पीएसए में वहां पर 12 से 15 साल 16 साल के बच्चों को अरेस्ट रखा गया है। अगर कोई पत्थर मारता है, पत्थर मारने वाला बच्चा अगर क्लास 5th, क्लास 7th, क्लास 8th में पढ़ता है, क्लास 8th का बच्चा अगर पत्थर मारते हुए पकड़ा गया, उसको थाने में ले जाते हैं। हमने पहले भी कहा था कि थाने में एक स्कूल स्टार्ट करिए। अगर वो 7th क्लास का बच्चा है, उसको 1 हफ्ता वहां पर रखिए और 7th क्लास के उसके सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़वाइए। उसके बदले जब आप उसको पीएसए लगाएंगे, पीएसए लगा के आप उसको सेंट्रल जेल में भेजते हैं, वो 6 महीने सेंट्रल जेल में जब अंदर जाता है तो वो एक बहुत बड़ा हार्डकोर बन के बाहर आ जाता है। इस चीज पर सोचने की जरूरत है। अफसा और पीएसए को अगर स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्टेड मेंबर कह रहा है, अपोजिशन कह रही है, अवाम कश्मीर का कह रहा है, तो फिर अफसा और पीएसए किस बात के लिए अगर आप इसकी बात कर रहे हैं? अफसा होने के बावजूद अगर वहां पर अटैक हो गया तो फिर क्यों हो गया अटैक? अगर अफसा है, अगर इसी अफसा को हम देखेंगे, वहां कल डाउनटाउन में एक बच्चा मारा गया, यहां पर जो हमला हुआ हमने उसको कंडेम कर दिया और अफसा की वजह से वो बच्चा मारा गया। अगर वो अपने बाप के साथ चल रहा था, नो डाउट सीआरपीएफ की गाड़ी पर अगर कुछ लोगों ने पत्थर मारे, तो पत्थर मारने का मतलब तो नहीं था कि सीआरपीएफ उठा के उस जो अपने बाप के साथ चल रहा था, बेचारा किसी को खून देकर आ रहा था, 21-22 साल का लड़का, उसको उठा के गोली मार दी। क्या कसूर था उसका, आप बताइए? ये तो सिर्फ अफसा की वजह से है ना, और अफसा की वजह से सीआरपीएफ को वहां पर पावर्स है। उसने देखा मेरे को कौन पूछेगा, मेरे पास अफसा है, चलो मार दो गोली। मैं नहीं कहता हूं, जहां पर जो जवान है हमें उसके बारे में भी सोचना है। और सबसे बड़ी बात है, एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मैं इसका जवाब लूंगा कैसे, और इसका उत्तर हम सर्राफ साहब से मिलेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। अफसा जिसकी वकालत बिल्कुल नहीं कर रहे संजय सर्राफ, इनका कहना है कि अगर ये वहां पर है और उसके बाद भी फिदायीन अटैक होता है तो फिर इसके होने का मतलब क्या है? इस पर हम ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा की बात सुनेंगे और डॉक्टर एचके सिंह की बात करेंगे, लेकिन जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहने वाले जवानों को यह पता नहीं होता कि वो कब किसकी गोली का निशाना बन जाएं। उन्हें तो बस देश की हिफाजत की चिंता सताती रहती है। कुछ ऐसा ही सीआरपीएफ के उन 5 जवानों के साथ भी हुआ जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस पब्लिक स्कूल के पास सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन अचानक चली गोलियों का निशाना बने जवान देश की शहादत में शहीद हो गए। जवानों की शव यात्रा में सीआरपीएफ के सभी जवान मौजूद थे। कांस्टेबल से लेकर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे, लेकिन एक कमी जो बार बार खल रही थी वो थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मौजूद न होने की। जी हां, श्रीनगर में सुरक्षा के लिहाज से तैनात सीआरपीएफ के जवान की शव यात्रा में शरीक होना उमर अब्दुल्ला ने मुनासिब नहीं समझा। दरअसल मुख्यमंत्री राजनीतिक व्यस्तता के चलते वक्त नहीं निकाल पाए, लेकिन चारों तरफ से दबाव बनना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला श्रद्धांजलि के नाम पर खाना पूर्ति करने पहुंच ही गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी शहीद हुए जवानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बार का सत्र पहले से ही अफजल गुरु की फांसी को लेकर सियासी लोगों के लिए जंग का मैदान बना हुआ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अब्दुल्ला भी अफजल के शव को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन बातों से जहन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देना महज खाना पूर्ति तो नहीं? ये सवाल शहीद हुए हर एक जवान की रूह पूछ रही है, जो राज्य सरकार को जल्द से जल्द देना होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव की रिपोर्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे थे, और जिन इलाकों से हटाने की बात कर रहे थे उनमें से एक इलाका यह भी है जहां पर कल सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ है। क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मांग जायज थी? डॉक्टर एचके सिंह, क्या कहेंगे आप? क्या आपको नहीं लगता कि अब इस हमले के बाद इस मांग को खुद ही खारिज कर देना चाहिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को? देखिए, कश्मीर के जो हालात हैं, चाहे कश्मीर में जो भी लोग हैं, कश्मीर के इसमें अफसा के विरोध में जो लोग हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट
का एक मकसद भी है। आप एक चीज समझ लीजिए, हमारे जो मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, ये बहुत ही डिसिप्लिन है। हाँ, कई बार इस तरह की स्थिति आई है कि इन लोगों ने भी इसका उल्लंघन किया है, तो रेस्ट्रेन एक हो सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात है उसमें अगर इसको आप हटा देंगे तो और डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ, और तब कहीं ना कहीं ये लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। और पिछले 20 दिन में सर, पिछले 20 दिन में 4 बच्चों को मारा गया, एक को बारामूला में, एक को हंदवारा में, और कल श्रीनगर सिटी में। आप कौन से डिसिप्लिन की बात करते हैं? These are the powers which has been given by AFSA। मैं इस डिसिप्लिन की बात करता हूं कि अमेरिकन फोर्सेस जब जाता है, हमें अमेरिकन फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं सर। हम अपने कश्मीर में अपने आर्म्ड स्पेशल पावर फोर्स के एक्ट की बात कर रहे हैं। We have nothing to do with the American force। Let us discuss Indian force। Let us discuss our own force, sir। We should not discuss American force। नहीं है, और भारत के पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये इतने ही रेस्ट्रेंट रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि उनको हम पत्थर मारते रहे और वो गांधी जी की तरह प्रणाम करते रहे, पत्थर को मारने के ऊपर आप फायर तो नहीं करेंगे ना? कहीं से गन कल्चर का स्ट्रक्चर तो नहीं है। चलिए, अगर कहीं से पत्थर कोई मार रहा है, पत्थर मारने पर आपने पिछले 2010 में पत्थर मारने वालों को आपने 127 बच्चों को मारा। कौन सा कहीं से गन कल्चर आया था? कहीं से गोली ये सर, आपको जमीनी हकीकत नहीं पता है। आप कश्मीर में एक महीना रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कश्मीर की क्या हकीकत है। सर आप जी चलिए, हकीकत ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा को पता है। विशेषज्ञ होंगे वो दिल्ली में बैठ के होंगे, आप कश्मीर में बैठ के देखिए। डॉक्टर सिंह और सराफ साहब यहाँ पे ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप कश्मीर में एक महीना रहिए, आपको पता चल जाएगा कश्मीर के हालात क्या है। सिंह साहब कश्मीर को भी पहचानेंगे और खुद बोलेंगे आप सब PSA साहब यहाँ पे ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा बैठे हुए हैं जो वहाँ पे रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं जमीनी हालात पता है। सिंह साहब को नहीं पता है ना। चलिए ठीक है, मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। ठीक जाके समझना चाहिए वहाँ के हालात। दिल्ली में बैठ के आप सब PSA के बारे में इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आम जनता चाहती है, आम जनता को पीस प्रोसेस में लाने के लिए कभी कभार कोई कदम ऐसा भी उठाना पड़ता है कि जहाँ पर हमें बढ़ावा देना पड़े। प्रोसेस को पीसफुल प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कदम बड़े देश को उठाने पड़ते हैं जहाँ पर अपने देश में आपको खुशहाली चाहिए। जी मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि हटने से सिंह साहब एक क्षण के लिए जरा मिश्रा साहब की बात सुन लेते हैं। एक मिनट के लिए बीडी मिश्रा साहब की बात सुन लेते हैं। जी, ऐसा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में जो 3-4 प्रोविजन हैं वो ये हैं कि अगर आर्म्ड फोर्सेस कहीं भी उनको संदिग्ध कोई आतंकवादी सुनाई पड़ता है, पता लगती है, इंफॉर्मेशन लगती है, तो वहां पर वो जाएंगे। वहां पर सर्च, कार्डन और रिटेलिएशन, उसके लिए उनको मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी ऐसी फायरिंग की वो फायर का जवाब देंगे फायर से जहां पर उनको ये लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, या उनके ऊपर फायर हो रहा है, या आम जनता के ऊपर कोई आतंकवादियों का कोई हमला होने वाला है। दो बात, आम जनता के बीच में अगर आम जनता के बच्चों को मारा जाए तो तीसरी बात यह है कि उनको अगर कोई भी उनके फायरिंग में या कहीं भी अगर कोई भी वो जाति होती है या जाति करते हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उनके ऊपर, और उसकी जवाबदेही CRPF की होगी, या उसकी जवाबदेही अर्धसैनिक बलों की होगी, या आर्म फोर्सेस की होगी। मैं आपको कई एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं जहां पर तमाम आर्मी के या अर्धसैनिक बलों के लोगों को इंडाइट किया गया है और इस बात के लिए उनको पनिशमेंट मिला है। और दूसरी बात, आर्म फोर्सेस में कभी भी ये कोई नहीं सपोर्ट करता है कि मोर देन यूज ऑफ मिनिमम फोर्स हो। आर्म फोर्सेस की जो एक पॉलिसी है, जब कभी भी एड टू सिविल पावर में जाते हैं तो उनको यूज ऑफ मिनिमम फोर्स का एक प्रिंसिपल है, वो फॉलो करना पड़ता है। अगर एक्सेस फोर्स फॉलो करते हैं तो वो जिम्मेवार हैं। इसलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा, लेकिन यह बात सही है कि इससे किसी के ऊपर जाति नहीं होनी चाहिए। हम तो सर वही कह रहे हैं, अगर कहीं पर भी यूथ के ऊपर किसी भी यूथ को अगर वहां पर जिस तरीके से मारा है, हम नहीं कहते अगर CRPF का कहीं पर जाति हो गया, अगर फिदायीन हमला बिमना में हो गया तो वही CRPF अगर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर डाउनटाउन या किसी एरिया में क्यों किसी भी बच्चे को, इनोसेंट लड़के को मार किया, उसमें भी हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश को कंडेम, इवन होम मिनिस्टर को भी उसमें कंडेम करना चाहिए देश में। और दूसरी बात यह है कि जहां पर वो अपने पोस्ट में हैं, या जहां पर उनके छावनी है, या जहां पर उनके क्वार्टर्स हैं, या जहां पर उनके बैरक्स हैं,
वहां पर अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो हर तरीके का, हर आदमी को यह राइट है, एक सिविलियन को भी राइट है कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वो एक्शन ले। और किसी आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यह सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी बल का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ, फिदायीन अटैक हुआ, तो उनको रिटेलिएट करना था। बहुत धन्यवाद। और रिटेलिएट करना था। 1.5 साल पहले सर हमारे डीजी साहब वहां पर जब खुड़ा साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहां 325 आतंकवादी है। उनके फिगर के हिसाब से जो उनको फिगर मिला था, उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस से कहां से मिला था। तो अगर 325 आतंकवादी है तो उसके लिए हम 6 लाख फोर्सेस को क्यों रखें? अगर 6 लाख फोर्सेस को रखें तो फिर अगर मेन तो सर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट का है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर चीफ मिनिस्टर कहता है ही इज द इलेक्टेड मेंबर हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट प्लेस, अगर इलेक्टेड मेंबर कहता है अफसा को एक सेकंड आपकी बात मैं मान लेट अस गिव हिम अ चांस, लेट अस गिव हिम अ चांस। अगर चीफ मिनिस्टर कहे अफसा को हटाओ, पीएसए को, अपोजिशन लीडर कहती है अफसा को हटाओ, पीएसए को हटाओ, जो आम जनता कहता है वो भी कहती है आप सेपरेटिस्ट को ले लो, वो भी कहते हैं। अगर पूरी कश्मीर कहती है, क्या आप ये गारंटी देंगे? क्या आप ये गारंटी देंगे? एक सेकंड सर, उसके बगैर भी मैं कहता हूं अगर कहीं पर सीआरपीएफ जवान अफसा हटाने के बाद, पीएसए हटाने के बाद, अगर कहीं पर भी गॉड फॉरबिड किसी भी सीआरपीएफ जवान या किसी भी सिक्योरिटी वाले के ऊपर अगर फायरिंग होती है तो वो तो बट नेचुरल है, वो वापस फायर करेगा, उसमें उसको अफसा पीएसए की कहां जरूरत है? ठीक है, तो ये आप मानते हैं, वो तो नेचुरल है। लेकिन जाति कहां होती है? जाति होती है जब सीआरपीएफ वाला उठता है, अगर कर्फ्यू लगा है, आज कर्फ्यू में आप अपने मीडिया के माध्यम से देखें, कर्फ्यू लगा है तो 10 जगह से उठा है, जितनी गाड़ियां सड़क पर है उनके शीशे तोड़कर। लेकिन ये तो कश्मीर की आवाम को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ प्रोवोकेशन जा रहा है, आप रिटेलिएट कर रहे हो। प्रोवोकेशन कहीं से भी होता है वो गलत है। प्रोवोकेशन कहीं से भी हो, मैं कह रहा हूं वहां से हो या यहां से हो, जो गलत है वो गलत है। हमें दोनों चीजों को गलत लेना चाहिए। हिंसा का समर्थन नहीं किया जाता। हिंसा का कोई समर्थन, कोई कश्मीरी हिंसा का समर्थन नहीं करता है सर। जो बड़े से बड़े सेपरेटिस्ट है कश्मीर में, चाहे लेट मी कोट समवन, आई विल नॉट कोट एनीबॉडीज नेम, जो बड़े से बड़े हैं जिनको आप लोगों ने 1.5 साल भर से अपने घरों में बंद रखा है, वो लोग भी कहते हैं वो भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। चलिए, इस बात कोई नहीं करता है। कौन चाहता है कश्मीर में आज इस बात पे आप कहते हैं, इस बात पे आप एग्री कर रहे हैं, इस बात पे आप एग्री कर रहे हैं, ये बात सबको समझनी होगी। इशू है, उस इशू पर खुले दिल से खुले दिमाग से बातचीत। ये बात सबको समझनी होगी, हम सबको समझनी होगी कि हिंसा वहां की समस्या का हल नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर एचके सिंह। जरूरत है टेबल पर बैठ के ही सब हल हो जाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर एचके सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। बहुत धन्यवाद संजय सराफ यहाँ पे आने के लिए। कम से कम आपने इतना स्वीकार किया कि हिंसा इस समस्या का हल नहीं है। करने ना करने से फर्क नहीं पड़ता है, स्वीकार करना चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं, ये पूरे देश को स्वीकार करना पड़ेगा कि आम कश्मीरी, पीस लविंग कश्मीरी है, वहां पर आप भी अगर पूरा कश्मीर कहता है अफसा पीएसए को हटाओ, लेट अस गिव देम अ चांस फॉर 6 मंथ। चलो जी, अफसा पीएसए पर्टिकुलर एरिया से हटाएंगे, लेट अस सी, इससे कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो लेट अस सी, अगर गॉड फॉरबिड कुछ होता है अपने हाथ में फिर से लगा दो। ठीक है। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा, एक बात तो तय है कि ढुलमुल रवैया उमर अब्दुल्ला का इस तमाम बात के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये संजय सराफ भी मान रहे हैं। और आज ये तय हो गया कि उनकी कोई खास रुचि थी नहीं सीआरपीएफ जवानों की शव यात्रा में जाने की, वो मीडिया के प्रेशर में गए और ये उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और तब अफसा पे बात करें। जय हिंद।